राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। हमने कल बताया था आपको कि जो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में कोई भी प्रोसेसिंग में वैसे ही जाता है जैसे FCFS में जाता था, यानी कि जो जॉब पहले आएगी, जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले प्रोसेसिंग में जाएगा। FCFS और राउंड रॉबिन में फ़र्क इतना होता है कि जो है फर्स्ट FCFS में कोई भी प्रोसेस अगर प्रोसेसिंग में गया है तो वो एक्सिक्यूट होके ही बाहर आता है। राउंड रॉबिन में कोई भी प्रोसेसिंग में सिर्फ जो क्वांटम टाइम दिया रहता है उतनी देर तक ही प्रोसेसिंग में रह सकता है, चाहे वो एक्सिक्यूट हो प्रोसेस या ना हो। नहीं होता है तो उसको फिर सारे प्रोसेस एक बार कंप्लीट होने के बाद में फिर उसको जो है चांस मिलेगा, सारे प्रोसेसेस को फिर से मिलता है जो एक्सिक्यूट नहीं हो पाते हैं। तो राउंड रॉबिन का गैंट चार्ट देखिए, ये क्वांटम टाइम मान लीजिए यहाँ पे ये प्रोसेस दिया हुआ है P1 P2 P3, ये उसका बर्स्ट टाइम दिया है, क्वांटम टाइम 2 सेकंड दिया है। तो P1 2 सेकंड, P2 2 सेकंड, P3 सॉरी यहाँ पे 2 2 4 2 सेकंड 6। अब देखिए, इसको 2 सेकंड मिले यानी कि 2 सेकंड इसको और चाहिए, इसको 2 मिले ये यहीं पे एक्सिक्यूट हो जाएगा, इसको 2 मिले यानी इसको 1 सेकंड और चाहिए। तो P1 को चाहिए 2 सेकंड यानी कि P1 6 2 8। P3 को अब सिर्फ 1 सेकंड चाहिए तो P3 हो जाएगा आपका 9। ये आपका जो है राउंड रॉबिन का जो है गैंट चार्ट। अब इसका जो है टर्न अराउंड टाइम, P1 कहाँ पे एक्सिक्यूट हुआ, यहाँ पे, यानी कि इसका P1 का टर्न अराउंड टाइम 8 सेकेंड, P2 यहाँ पे हुआ 4 सेकेंड, P3 यहाँ पे हुआ है 9। अब वेटिंग टाइम, P1 P2 P3, देखिए P1 यहाँ पे एक्सिक्यूट हुआ है तो यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम 6 है, पर इन 6 में ये P1 खुद प्रोसेसिंग में रहा है। तो जब ये खुद प्रोसेसिंग में रहा है तो वो टाइम जो है वेटिंग टाइम में काउंट नहीं होगा। तो P1 खुद कितना रहा है प्रोसेसिंग में, 2 सेकेंड -2, यानी इसका जो वेटिंग टाइम आएगा वो 4 सेकेंड होगा। ये एक दूसरा तरीका, P1 यहाँ पे एक्सिक्यूट हुआ है, ठीक है। इससे पहले आप जब जो अदर प्रोसेस है P1 को छोड़ के वो जितनी देर प्रोसेसिंग में रहेंगे उतनी देर इसको वेट करना पड़ेगा। तो अदर प्रोसेस P2 और P3 रहे हैं तो P2 2 सेकेंड रहा है, P3 2 सेकेंड रहा है, तो 2 और 2 4 सेकेंड। चाहे ऐसे आप काउंट कर लीजिए या P1 का जो यहाँ पे वेटिंग टाइम हो उसमें से जो प्रोसेसिंग में खुद P1 रहा है वो टाइम आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, वो आपका जो है वेटिंग टाइम आ जाएगा उस प्रोसेस का। P2 यहाँ पे एक्सिक्यूट हुआ है, इसका वेटिंग टाइम 2 है और इस 2 के पहले ये प्रोसेसिंग में नहीं रहा है। P3 यहाँ पे आया है, इसका 8 वेटिंग है टाइम है, इससे पहले भी P3 रहा है वेटिंग में, सॉरी प्रोसेसिंग में, तो ये 2 सेकेंड रहा है। तो ये 2 सेकेंड इस वेटिंग टाइम में काउंट नहीं होंगे, इसलिए 8 - 2 = 6 सेकेंड ये इसका वेटिंग टाइम होगा। एवरेज निकालने के लिए तीनों को काउंट करिए, डिवाइड बाई 3, इधर भी डिवाइड बाई 3, ये इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा, इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा। प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग में मैंने बताया था कि जो है प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग के थ्रू जब कोई भी प्रोसेसिंग में जाना होता है तो सबसे पहले वो प्रोसेस जाएगा प्रोसेसिंग में जिसकी प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है। कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, कौन किसको एग्जीक्यूट होने में सबसे कम टाइम लगेगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग में। प्रियॉरिटी शेड्यूलिंग में सिर्फ एक चीज़ होती है कि हर प्रोसेस की प्रियॉरिटी दी रहती है, जिसकी प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है वो जॉब सबसे पहले प्रोसेसिंग में जाती है।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी है P2 की, तो सबसे पहले प्रोसेसिंग में P2 जाएगी। P2 जाएगी, सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी 1 होती है, तो प्रियॉरिटी जो है सबसे पहले P2 जाएगी। उसके बाद में P1 की प्रियॉरिटी है, P1 जाएगी। उसके बाद P3 जाएगी। इसका टर्न अराउंड टाइम P1, P2, P3। एक चीज़, ये 3 और 1 सोच रहे होगे कि सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी तो 3 है। नहीं, प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा जिसका 1 नंबर पे जिसकी प्रायिकता हो उसको एक्सिक्यूट करने की, वो उसकी प्रियॉरिटी सबसे ज़्यादा, प्रायिकता सबसे ज़्यादा किसकी है? P2 की 1 नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे P1 की है, तीसरे नंबर पे जो है P3 की है। टर्न अराउंड टाइम P1 का आपका 6 होगा, P2 का 2, P3 का 9। वेटिंग टाइम P1, P2, P3। P1 का वेटिंग टाइम है 2 सेकेंड, P2 का 0, P3 का 6।